नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 19 का पार्ट 3 करेंगे और इसी के साथ में फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि खर्चे यानी एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफिसिट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हम यानी घाटे का भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने ध्यान दिया हो तो हमने आपको बताया कि सर देखिए, बजट जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक इनकम जिसे रिसिट कहा गया और एक जो है एक्सपेंसेस जिसे एक्सपेंडिचर कहा गया। ठीक है, इनकम भी दो तरीके की हमने आपको बताई, एक आपकी रेवेन्यू बेस्ड इनकम और दूसरी आपकी कैपिटल बेस्ड इनकम। रेवेन्यू बेस्ड इनकम दो तरीके की हुई, एक टैक्स बेस्ड और एक नॉन टैक्स बेस्ड। उसी तरीके से आपकी कैपिटल बेस्ड इनकम भी फ्रेंड दो तरीके की हुई, एक जो है डेट बेस्ड और एक नॉन डेट बेस्ड। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स हम पिछले दो लेक्चर में सब कुछ कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने ये पोर्शन देखा था, फिर दूसरे लेक्चर में हमने ये पोर्शन कवर किया। अब तीसरे लेक्चर में हम फ्रेंड्स जो है एक्सपेंडिचर पार्ट पर आने वाले हैं और एक्सपेंडिचर भी फ्रेंड्स जो है दो तरीके के होते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। तो हमें इन्हीं के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सारी बातें हमें समझनी और सीखनी है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे हमारी कमाई होती है, मान लो आपकी सैलरी 60,000 रुपये है, तो उसी में से तो कुछ खर्चा करते हैं हम। मान लो कि हमने 40,000 रुपये खर्चा कर दिए, फिर जो बचा है 20,000 रुपये, ये हमारी सेविंग होती है, इसी में से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यही तो है खर्चा। क्या है भाई, अगर ज़िंदा रहना है तो खर्चना पड़ेगा। हमें घर चाहिए, या तो रेंट पर हो या अपना हो, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है उन पर हमें खर्च करना ही पड़ता है। दैट्स एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है रिप्रेजेंट करता है पेमेंट, जो कि या तो कैश के रूप में हुई हो या उधारी के रूप में हुई हो, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए जो भी खर्चा होता है, जो भी हम पेमेंट देते हैं उसे ही खर्चा कहते हैं। खर्चे फ्रेंड दो तरीके के होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। तो पहले हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में चलूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, पहले देखते हैं, देखना हमें वैसे पहले पढ़ना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी तो पता चलेगा कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो प्लान्ड में नहीं इंक्लूड होते हैं। यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज ए जेनरिक टर्म विच इज यूज टू कवर ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द प्लान। यानी जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाता है। ठीक है, अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है थोड़ा सा ये समझें फ्रेंड्स। पहले हमारे यहाँ जो है 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी, 5 ईयर प्लान चलता था। ठीक है, 5 ईयर प्लान चला करता था, 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी। तो जो चीज़, जो खर्चे, जो चीज़ें 5 वर्षीय योजना का पार्ट होती थी, अभी इनकी जगह पर नीति आयोग आया हुआ है, इनकी जगह पर ही नीति आयोग आ गया। पहले 5 वर्षीय योजनाएं होती थी। तो 5 वर्षीय योजनाओं में जिन खर्चों का जिक्र हुआ है उन्हें फ्रेंड्स हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। जिनका जिक्र इसमें नहीं हुआ है उन्हें फ्रेंड्स जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में इट इंक्लूड बोथ डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट से रिलेटेड और नॉन डेवलपमेंट रिलेटेड दोनों ही आते हैं। ऐसे ही अगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में अगर आप देखना चाहो तो पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑब्लिगेटरी इन नेचर। कुछ ऐसा खर्चा होता है सरकार का जो ऑब्लिगेशन है, उसको करना ही करना है। जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है, उनकी शादी करनी ही करनी है ना, ऑब्लिगेटरी नेचर का खर्चा है। जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट, हमने कोई कर्जा लिया है, इंटरेस्ट पे करना है, सरकार को लोगों को पेंशन देनी होती है या राज्य सरकारों को जो है उनका हिस्सा देना होता है, ये सारे खर्चे ऑब्लिगेटरी नेचर के हैं, भाग नहीं सकते। ठीक है, उसी तरीके से पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एन इसेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, जैसे डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। कुछ ऐसे खर्चे भी आते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जो कि इसेंशियली ऑब्लिगेशन है, आवश्यक रूप से। यहाँ देखो, ये केवल ऑब्लिगेशन है, ये इसेंशियल ऑब्लिगेशन है। हमारे पास में सर डिफेंस होना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी, CBI है ना, CID, ये सब होना चाहिए। ठीक है, भले ही हम इनसे कोई बेनिफिट पाएँ या ना पाएँ। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनिंग द एसेट क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्लान इज आल्सो ट्रीटेड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ में जो
पिछले पंचवर्षीय योजना में अगर कोई एसेट क्रिएट हो गया है तो उसके मेंटेनेंस में जो भी खर्चा होता है उसको भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके दिमाग में थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैं बता दूं कि दिमाग में आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि सर एक बात बताओ, अगर हमें पेंशन देनी है या हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो जो हम पहले से अगर देना है, हमें डिफेंस पर खर्चा करना ही करना है, हमें इंटरनल सिक्योरिटी, सीबीआई, सीआईडी, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब पर तो खर्चा करना ही है, तो ये प्लान का पार्ट क्यों नहीं है? करेक्ट है ना। अगर हमको पेंशन देनी है, मान लो हमारे देश में 6 लाख लोग हैं जिनको पेंशन देनी है, तो 6 लाख लोगों को देनी पड़ेगी यार, क्यों नहीं प्लान करके बैठते हैं? हम नॉन प्लान में क्यों ले जा रहे हैं? दिस क्वेश्चन माइट कम इन योर माइंड। ऑब्वियसली अगर हमने सर 500 करोड़ का या 5000 करोड़ का लोन ले रखा है सरकार ने, तो उस पर इंटरेस्ट उसको देना है। 5000 करोड़ का जो भी इंटरेस्ट है वो पहले से पता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि नॉन प्लान का पार्ट है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पहले जब ये बजट बना तो उस समय जो लोगों ने दिमाग लगाया कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड में बाइफर्केशन यानी कि बंटवारा कैसे करना है, तो बेस्ड ऑन प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव किया, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कर दिया इन्होंने। ठीक है, प्रोडक्टिव का मतलब ऐसा जिससे हमें कुछ कमाई हो जाए, नॉन प्रोडक्टिव मतलब जिससे हमें कमाई नहीं होगी लेकिन उसको करना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्टिव सर्विस हो गई, मतलब आप उससे कमा रहे हैं। लेकिन यदि आप बुजुर्गों की सेवा करें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, ठीक है, तो वो आपको प्रोडक्टिव नहीं है। समझने की बात है, बाकी बहुत सारी बातें होंगी इसमें, अरे सर कैसे बच्चे तो बड़े होकर कमाएंगे, दैट इज अनदर थिंग। मतलब ऐसे ही इन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पर, तो भाई पेंशन देना है हमको, तो पेंशन देना एक तरीके का खर्चा है, हमें कोई कमाई नहीं होने वाली है, इंटरेस्ट हमें देना है फ्रेंड्स, राज्य सरकारों को हमें पैसा दे देना है। ओके, उसके बाद में डिफेंस पर हमें खर्चा करना है, इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस वगैरह पे हमें खर्चा करना है। पुलिस विभाग हमारे लिए क्या कमा के देगा? कुछ नहीं, वो घूस जो भी कहानी है वो उनकी है, लेकिन सरकार को कोई अर्निंग उसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें तर्क लड़ाओगे सर कि वो चलान काट करके कमा के देते हैं, काइंड ऑफ दैट, तो उतना नहीं जाना है। हमारा सिंपल सा है भाई कि प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव के बेसिस पर उन्होंने डिफरेंशिएशन कर रखा है, और तो ही ये बात आपको थोड़ा समझ में भी आएगी कि हाँ हो क्या रहा है। अभी फिर आप बाइफरकेट कर पाते, अच्छा पेंशन एक खर्चा है, ठीक है, राज्यों को ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी एक खर्चा है, डिफेंस पर खर्चा है, सीबीआई पर खर्चा है, सीआईडी पर खर्चा है। ओके, तो इस तरीके से देखोगे तो ईजी हो जाएगा। उसके अंदर किसी एसेट को बनाया और उसको जो है जिस पंचवर्षीय योजना में बनाया, जैसे कोई डैम, कोई बांध बनाया, ठीक है, तो मान लो वो जो है पांचवी जो है पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में बना, या 6वीं पंचवर्षीय योजना में अगर बना, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्योंकि उसमें जो 6वीं पंचवर्षीय योजना बनी उसमें लिखा गया कि हम डैम बनाएंगे, इसमें इतना खर्चा लगेगा, प्लान किया हमने। लेकिन अब एक बार बांध बन गया 5 साल में, तो जब 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है फ्रेंड्स, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बना दिया डैम को और काम खत्म हो गया उसका, नहीं, अब डैम को कंटिन्यू करना है, उसको मेंटेन करना है, उसमें पानी आए जाए, अधिकारी लोग रहें, सब कुछ देखें, काम धाम चलता रहे। तो उसमें जो अब 7th प्लान में जो कुछ भी इस पर खर्चा होगा, उस खर्चे को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, उस खर्चे को नॉन प्लान का पार्ट माना जाता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डेफिनेशन है उन्हीं की, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि मान लो अगर रिसर्च का प्रोजेक्ट है, जिस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ उसमें तो हम उसको प्लान का पार्ट मानते हैं, लेकिन अगले साल अगले पंचवर्षीय योजना में वो नॉन प्लान का पार्ट हो जाता है। ऐसे ही पावर स्टेशन अगर हमने बनाया, उसको ऑपरेट करने में जो खर्चा लगेगा, जिस प्लान ईयर में बनाया, जिस पंचवर्षीय योजना में बनाया उसमें, तो उसे प्लान का मानेंगे, प्लान पीरियड, अदरवाइज इसे नॉन प्लान का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने देखा एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं, एक प्लान्ड और दूसरा नॉन प्लान्ड, ठीक है। अब प्लान्ड भी फ्रेंड जो है 2 तरीके के होते हैं और नॉन प्लान्ड भी 2 तरीके के होते हैं, सेम 2 तरीके। कौन से? प्लान्ड भी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और नॉन प्लान्ड भी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दोनों ही। प्लान्ड वाले भी रेवेन्यू और कैपिटल में बांटे गए हैं, और नॉन प्लान्ड वाले भी रेवेन्यू और कैपिटल में ही बांटे गए हैं, ठीक है। तो जहाँ तक देखिए एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और कैपिटल का एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके के होते हैं फ्रेंड्स। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब रेवेन्यू के बारे में बात करें, फिर कैपिटल के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू स्पेंडिंग दैट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट आर रिड्यूसेस लायबिलिटी। तो ऐसा खर्चा जिसकी वजह से कोई एसेट ना बने, कोई एसेट नहीं बना और ना ही हमारी कोई लायबिलिटी घटी, तो ऐसे खर्चे को फ्रेंड्स
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया गया है। कोई एसेट ना बने आपका, अगर एसेट बन गया तो जैसे मान लो कि हमने फ्रिज खरीद लिया, फ्रिज खरीदा तो एसेट बन गया, एक एसेट आ गया। कार खरीद ली, एसेट बन गया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर एसेट बन जाएगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। और ना ही लायबिलिटी घटनी चाहिए, जितना हमारा कर्जा था उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कर्जा कम हो गया तो वो भी कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं जिसमें ना तो हमारा कोई नया एसेट क्रिएट हो और ना ही हमारी लायबिलिटी घटे, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये रिकरिंग टाइप की होती हैं, इसेंशियल पेमेंट, जैसे कि अब इसमें कौन कौन सी पेमेंट्स आती है हम देखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अपनी जनरल लाइफ में मोबाइल का रिचार्ज हो गया, डिश टीवी का रिचार्ज हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि खर्चे कर रही है सरकार, ना तो उससे एसेट बन रहा है और ना ही लायबिलिटी घट रही है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट जो सरकार करती है, या प्री पेमेंट प्रीमियम, कोई चीज़ का पेमेंट मतलब प्रीमियम है जिसको पहले से ही पे करना है, प्री पेमेंट। डिफेंस पर जो खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, डिफेंस पर जो खर्चा कर रहे हैं उससे कोई एसेट नहीं बन रहा है ना, ध्यान दीजिए। पुलिस पर जो खर्चा करेंगे कोई एसेट नहीं बनेगा, पेंशन पर जो खर्चा करेंगे उससे कोई एसेट नहीं बन रहा है, वो खर्चा है, गया ख़त्म हो गया। जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं 300 रुपये का, तो वो रिचार्ज खत्म हो गया, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप अगर मेरा कोर्स खरीदते हैं, वो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल का कि रेवेन्यू का? कोई एसेट नहीं क्रिएट होगा। आपने 6 महीने पढ़ा, मेरा कोर्स खत्म, कुछ बना नहीं, कुछ घटा नहीं, कुछ बढ़ा नहीं। तो फ्रेंड्स जो है ये हमारा कोर्स खरीदना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो आई बिलीव अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस का खर्चा, जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो भी एक तरीके का खर्चा ही है, चाहे फर्टिलाइजर यानी खाद पे, भोजन पे, पेट्रोलियम पे। स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरेटरीज को जो है जो दान दिया जाता है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, पेंशन पर खर्चा, पुलिस पर खर्चा, नेशनल क्लेमिटी कंटेंजेंसी फंड जो बना था एनसीसीएफ, जिसे एनडीआरएफ में बाद में वो कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है ना, तो उसको असिस्टेंस जो दिया जाता है फ्रेंड्स, वो भी सब आपका किसका पार्ट है ये? तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स हमारे पार्ट होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, नॉन प्लान्ड वाले। ठीक है, नॉन प्लान्ड। इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में अदर जनरल सर्विसेज जैसे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, जैसे लेजिस्लेटिव पर खर्चा, एग्जीक्यूटिव पर खर्चा, जुडिशरी खर्चा, टैक्स कलेक्शन, एक्सटर्नल अफेयर। मतलब कहने का ये हुआ जो हमारे देश में आईएएस वगैरह है, पीसीएस वगैरह हैं, इनके भी जो खर्चे कर रहे हैं, जज वगैरह हैं, है ना, इन सब पर खर्चा ही हो रहा है। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि ये सारे खर्चे होते हैं, इससे कोई ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही लायबिलिटी घट रही है। इसके अलावा सोशल सर्विस में एजुकेशन पर खर्चा, हेल्थ पर खर्चा, ब्रॉडकास्टिंग पर खर्चा, ये सारे भी खर्चे आपके रेवेन्यू डेफिसिट हैं, नॉन प्लान वाले। पोस्टल डेफिसिट, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इनमें से कौन सा प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है या कौन सा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है? तो डियर फ्रेंड्स आपको पहचानना पड़ेगा कि हम ध्यान रखें कि भाई जैसे पोस्टल डेफिसिट है, पोस्टल डेफिसिट क्या होती है? जैसे नॉर्मल डेफिसिट, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में अगर घाटा हो तो उसे पोस्टल डेफिसिट कहा जाता है, तो उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ती है। ओके, तो ये सब नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरेटरी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि कोई यूनियन टेरेटरी है जहाँ पर लेजिस्लेशन नहीं है, कोई उपराज्यपाल वगैरह नहीं है, वहाँ पर जो सरकार खर्चा करेगी। नेशनल क्लेमिटी कंटेंजेंसी फंड से जो पैसा मिल रहा है, या फॉरेन गवर्नमेंट को जो ग्रांट दिया गया, दान दिया गया, ये सारे के सारे फ्रेंड्स जो है हमारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। फिर नॉन प्लान्ड में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू क्रिएटिंग एसेट आर रिड्यूसिंग लायबिलिटी। इसमें या तो एसेट क्रिएट हो जाएगा या लायबिलिटी घट जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कार खरीद लीजिए, एक एसेट बन जाएगा, आप घर खरीद लीजिए, एक एसेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बैठ करके जो है होटल में खाना खा लीजिए तो एसेट नहीं बनेगा। तो खाना, होटल में खाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और घर खरीदना, है ना, और जो है कार खरीदना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, उसके बाद में इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इम्प्रूव द इकोनॉमीज, प्रोडक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फोकस करता है फ्रेंड्स किस पर? लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर, जो कि इम्प्रूव कर देता है इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसका एग्जांपल में भी देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए डिफेंस आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी।
अदर नॉन प्लान कैपिटल आउटले, लोन टू पब्लिक एंटरप्राइजेज, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट और अदर्स। ये सारे के सारे खर्चे आपके फ्रेंड्स नॉन प्लान्ड हैं, प्लान में नहीं है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे डिफेंस में, अब डिफेंस में जैसे हमने राफेल खरीद लिया है ना, या कुछ और खरीद लिया, तो ऐसे ही खर्चे डिफेंस पर जो किए जिनकी वजह से एसेट क्रिएट हो गया, तो फ्रेंड्स उसे क्या बोलेंगे, नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। डिफेंस वहाँ भी था, रेवेन्यू में भी था और कैपिटल में भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक एंटरप्राइजेज को जो लोन दिया गया, एक तरीके का सरकार का एसेट क्रिएट हो गया। राज्य सरकार को, यूनियन टेरिटरी को जो सरकार ने लोन दिया, या फॉरेन गवर्नमेंट को जो लोन दिया, या इसके अलावा जो बच जाए अदर्स में, तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स जो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का टोटल निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में अगर जोड़ना है तो भाई एक रेवेन्यू पार्ट हो गया और एक कैपिटल पार्ट हो गया, बस दोनों को जोड़ दीजिए, नॉन प्लान वाले का काम हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड। तो आई थिंक जो है मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर की हैं, उम्मीद है ऐसा ही। तो एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा, जो पेमेंट हम करते हैं गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर फ्रेंड दो तरीके के होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेटरी नेचर के होते हैं, जो हमें करने हैं, जैसे पेंशन देने हैं, उसके बाद में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है और राज्य सरकारों को पैसे देने हैं, ये सब ऑब्लिगेशन है। कुछ इसेंशियल होते हैं, डिफेंस अगर ना हो, वैसे तो हमारा खर्चा है एक तरीके का, लेकिन यदि ना हो ये तो क्या लगता है हमारा देश सर्वाइव करेगा? तुम्हारे पास सब कुछ व्यवस्था हो लेकिन अगर पड़ोसी तुम्हारा घर ही लूट ले जाए हर बार, तो तुम करोगे क्या डेवलपमेंट? तो डिफेंस इज नीडेड। डिफेंस हो गया, सीबीआई, पुलिस, ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद में अगर पिछले प्लान में कोई एसेट बना है तो उसके मेंटेनेंस में जो खर्चा लगता है उसे अगले प्लान में फ्रेंड जो है क्या बोल देते हैं, अगले प्लान में हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे वो पावर स्टेशन, पावर प्लांट लगाया गया, डैम बनाए गए, तो ये सारे उसके एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू टाइप के और कैपिटल टाइप के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट क्रिएट हो और ना ही लाइबिलिटी घटे। एसेट नहीं क्रिएट होना चाहिए, उदाहरण मैंने दिया था, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ठीक है, खाना खा लेना है होटल में जा करके, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भारत सरकार के अगर देखें तो इंटरेस्ट की पेमेंट मिल भी सकती है, इंटरेस्ट की पेमेंट देनी भी पड़ती है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो हमने लोन लिया है और बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि खर्चे में वही आएगा। अगर आ रहा है तो वो कमाई का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट हाँ जो हम पे कर रहे हैं, डिफेंस पर खर्चा, सब्सिडीज जो दी जा रही हैं, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को जो ग्रांट यानी कि दान दिया जा रहा है, पेंशन, पुलिस पर खर्चा, नेशनल कंटिजेंसी कैलेमिटी फंड जो है उसमें जो ग्रांट दिया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्विसेज में इंडस्ट्री पर खर्चा, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन पर खर्चा होता है। भारत जो राज्य सरकारों के जो अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब पर खर्चा, एक्सटर्नल अफेयर वगैरह, एजुकेशन पर खर्चा, हेल्थ पर खर्चा, ब्रॉडकास्टिंग पर खर्चा, ये सब के सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सोचने वाली बात है कि एजुकेशन पर जो खर्चा है वो नॉन प्लान्ड का पार्ट है, ठीक है। मतलब कैसे हो सकता है, हम तो प्लान करके रखेंगे ना कि एजुकेशन पर इतना खर्चा करना है, करेक्ट है ना, लेकिन नहीं, येट अगेन वही इसेंशियल नॉन एसेंशियल या फिर जो है प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव से समझने का प्रयास करिएगा, ओके। उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज में अगर लेजिस्लेशन नहीं है तो वहाँ पर जो खर्चा हुआ, फॉरेन गवर्नमेंट को जो लोन दिया गया, ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एसेट का क्रिएट करना या लाइबिलिटी को घटाना, ऐसे खर्चे जिनकी वजह से या तो एसेट क्रिएट हो जाए या फिर लाइबिलिटी घट जाए, ठीक है। अगर हम देखें तो ये लॉन्ग टर्म जो है फोकस करता है किस पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिससे कि जो है इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे। कैपिटल के खर्चे जो होते हैं, जैसे आपके रेलवे पुल वगैरह बनना कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन अब ये देख वो प्लान्ड का पार्ट होंगे, नॉन प्लान्ड का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सुधारने में मदद करते हैं, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने डिफेंस देखा, पब्लिक एंटरप्राइजेज को, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और फॉरेन गवर्नमेंट को लोन जो दिया जाता है वो भी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में टोटल नॉन एक्सपेंडिचर जो है अगर कैलकुलेट करना है तो रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर दोनों जोड़ दीजिए तो आपको टोटल मिल जाता है। बात आगे बढ़ती है फ्रेंड, और आ जाता है प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोग्राम्स दैट आर मेंशन्ड इन आवर कंट्रीज करंट
5 ईयर प्लान, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो कंट्री के मौके का जो 5 ईयर प्लान होता है उसमें लिखा गया हो, मेंशन किया गया हो कि हाँ हम ये खर्चा करने वाले हैं, हम ये खर्चा करने वाले हैं, ऐसा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पहले 5 वर्षीय योजनाएं चला करती थी, 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे। अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बना दिया गया है। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा, एजुकेशन पर खर्चा और अदर प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ आवर इकोनॉमी। इन सब पर जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे फ्रेंड्स जो है प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। अगेन वही सेम बात जो पिछले में की गई कि मतलब एक्सपेंडिचर ये भी दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमने पहले ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लिया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ्रेंड्स अगर हम देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सेंट्रल प्लान होता है और सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी प्लान होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान होगा। सेंट्रल प्लान में क्या होता है फ्रेंड्स, थ्रू सेंट्रल प्लान द गवर्नमेंट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 वर्षीय योजना होती है उसके लिए सेंट्रल प्लान बना हुआ होता है। सेंट्रल प्लान में रेवेन्यू से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो यहाँ रेवेन्यू का पार्ट हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ में स्टेट और यूनियन टेरेटरी को असिस्टेंस दी जाती है। ठीक है, द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी अचीविंग द एक्सपेंडिचर ऑब्जेक्टिव। तो मतलब एक सेंट्रल प्लान हो गया जिसमें केंद्र सरकार खर्चा करेगी और दूसरा हो गया स्टेट और यूनियन टेरेटरी को असिस्टेंस करने का भी प्रोग्राम होता है। तो इसमें जो रेवेन्यू टाइप के खर्चे होते हैं, अगेन रेवेन्यू खर्चा कौन सा होता है, वही डेफिनेशन लागू हो जाएगी। ऐसा खर्चा जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट क्रिएट हो और ना ही लाइबिलिटी घटे, वही यहाँ पर भी डेफिनेशन फिट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आगे आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर सेम वही कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसकी वजह से या तो एसेट क्रिएट हो जाए या फिर लाइबिलिटी घट जाए, या तो एसेट क्रिएट हो जाए या लाइबिलिटी घट जाए। ये भी दो तरीके का मतलब दो तरह से इसमें भी काम होता है, सेंट्रल प्लान के तहत या फिर जो है यूनियन टेरेटरी और स्टेट को सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही है फ्रेंड जो है मेरे ख्याल से, अब ज़्यादा बचता नहीं कुछ इसमें। प्लान एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो प्लान एक्सपेंडिचर में वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ दो, काम खत्म हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर पता करना है तो टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस टोटल प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद में नोट में द प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन वर रिमूव्ड फ्रॉम 2017-18। 2017 और 18 आते आते प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का ये जो क्लासिफिकेशन था इसको हटा दिया गया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, CR रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर, और उसकी जगह पर अब कैपिटल और रेवेन्यू स्पेंडिंग का नाम दिया गया। सिर्फ प्लान्ड और नॉन प्लान्ड हटा करके सारी चीज़ों को सिर्फ दो पार्ट में बांटा इन्होंने, या तो खर्चा हमारा कैपिटल टाइप का है या तो खर्चा हमारा रेवेन्यू टाइप का है। ऐसा कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए हुए हैं। इसके बाद हमें डेफिसिट कॉन्सेप्ट की बात करनी है। तो अगर हम देखें कि प्लान एक्सपेंडिचर, एक मिनट रुकिए, देखिए अभी तक हमने देखा फ्रेंड जो है एक्सपेंडिचर होता है हमारा दो तरीके का होता है, रेवेन्यू वाला और कैपिटल वाला, नहीं सॉरी प्लान्ड वाला और नॉन प्लान्ड वाला। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड। प्लान्ड एक्सपेंडिचर डियर फ्रेंड्स कैसा होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारा होता है रेवेन्यू वाला और कैपिटल वाला, और नॉन प्लान भी होता है रेवेन्यू वाला और कैपिटल वाला। ओके, तो अगर हम यहाँ पर आए ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर अगर कैलकुलेट करना है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर सेम वही पैटर्न, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर और प्लस कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर, ये दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स। ओके, और अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, सिर्फ ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर तो इक्वल टू बस सिंपल प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंसेस प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बस यही इतना फार्मूला लास्ट में हमने आपको सिखाया। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने देख लिया था
नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात की तो इसमें हमने देखा कि भाई जो पंचवर्षीय योजना होती है उसमें अगर मेंशन है कि हाँ हमें ये खर्चा करना है तो उसे प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। पहले पंचवर्षीय योजना होती थी, नाउ इट इज़ नीति आयोग। ठीक है, इसमें जो है खर्चे किस पर, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सारा कुछ इसमें, एजुकेशन पर खर्चा। देखिए एजुकेशन यहाँ भी आया प्लान वाले में भी, और प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ और कंट्री, इकोनॉमी कंट्री, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। ये भी एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, रेवेन्यू और कैपिटल टाइप के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो वाला जिससे ना तो कोई एसेट बने ना कोई लाइबिलिटी घटे। कैपिटल वाला वो होता है जिसमें या तो एसेट बन जाए या फिर लाइबिलिटी घट जाए। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल प्लान का हिस्सा होता है, वो खर्चे जो सेंट्रल प्लान का हिस्सा हैं, और ऐसा जो कि स्टेट और यूनियन टेरेटरी के असिस्टेंस के लिए बनाया गया खर्चा है। ठीक है, फिर हमने देखा प्लान एक्सपेंडिचर अगर जोड़ना है तो रेवेन्यू में कैपिटल जोड़ दो, टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ना है तो टोटल नॉन प्लान में प्लान वाला जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि 17-18 में आकर के CR रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये जो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड का क्लासिफिकेशन हटा दिएगा पूरी तरह से। अब उसकी जगह पर कैपिटल और रेवेन्यू स्पेंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, अब आती है बात फ्रेंड्स जो है डेफिसिट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, यानी कि घाटे का कॉन्सेप्ट। डेफिसिट यानी घाटा। कई तरीके के डेफिसिट होते हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इनकम इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो हम रेवेन्यू का एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू इनकम से कितना, या रेवेन्यू रिसिट से कितना ज़्यादा है, यानी कि रेवेन्यू से खर्चा हमने 500 करोड़ का किया और रेवेन्यू से इनकम या रिसिट हमारी 400 करोड़ रुपए की हुई, तो हमारा 100 करोड़ रुपए का फ्रेंड्स घाटा हो गया। दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हैपन ड्यू टू द इनसफिशियंसी ऑफ द गवर्नमेंट्स फंड टू मीट द एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है जिसकी वजह से हम खर्चे मैच नहीं कर पा रहे हैं। फिर आ गया फ्रेंड्स हमारा ERD। ERD बोले तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ERD इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है जितना तुम्हारे रेवेन्यू में डेफिसिट हुआ है उसमें से जो ग्रांट इन एड यानी कि जो दान दिया गया है, सहयोग दिया गया है, उसको घटा दीजिए, तो दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ERD इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड। और ग्रांट इन एड किस लिए दिया जाता है, ये दान किस लिए दिया गया, फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को बनाने के लिए, जैसे हाईवेज, रेलवे, एयरपोर्ट, अर्बन और रूरल डिपार्टमेंट, एनर्जी प्रोडक्ट, इन सब पर जो खर्चा लग रहा है उसके लिए अगर कोई ग्रांट दिया गया है, कोई दान दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तो उसको फ्रेंड्स रेवेन्यू डेफिसिट में से घटा देंगे, तब आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब सरकार ने ये कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इफेक्टिवली कितना आ रहा है। तो जो ग्रांट इन एड है, इन सब चीज़ों के लिए हमने खर्चा किया है, इसको घाटा नहीं मानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट बनवाने में, रेलवेज बनाने में, हाईवेज बनाने में हमारा जो खर्चा हो रहा है उसको इन्होंने नहीं माना कि हमारा घाटा है। ठीक है, तो इसीलिए उसको घटा दिया, तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। ठीक है, फिर आ जाता है फ्रेंड्स हमारा फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट अकर व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सेस द रेवेन्यू जनरेशन। ऑब्वियसली खर्चे जो है रेवेन्यू से ज़्यादा होंगे तो ही आपका फिस्कल डेफिसिट होगा, वित्तीय घाटा होगा। दिस इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन। पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ देते हैं उस लाइन को, ये पढ़ते हैं। द फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। तो मतलब फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो किसके किसके में, गवर्नमेंट या सॉरी फ्रेंड, गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट की जो रिसिट है उसमें भी जो है छोड़ दीजिए क्या, जो उधारी है, बारोइंग ना लीजिए, एक्सक्लूडिंग बारोइंग। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट का जो रिसिट है यानी इनकम है, दोनों को अगर घटा दिया जाए, एक्सपेंस में से रेवेन्यू को हटाया जाए, तो वही हमारा फंड जो है फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। ध्यान रख करके चलेंगे कि जो हमारा रिसिट है उसमें बारोइंग को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको फार्मूले में लिखना चाहें, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल खर्चा माइनस टोटल रेवेन्यू। टोटल कितना खर्चा हुआ माइनस टोटल कितना रेवेन्यू हुआ, है ना। खर्चा पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर खर्चा ज़्यादा होगा तभी तो जो है फ्रेंड्स हम घाटे की बात करेंगे ना, एक्सक्लूडिंग बारोइंग। ठीक है, तो रेवेन्यू में से बारोइंग को हटा दिया जाता है। अगर आपको नेट फिस्कल डेफिसिट निकालनी है तो ग्रास में से नेट लेंडिंग को घटा दीजिए। अगर आपको कहा जाए कि नेट फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैसे, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, यानी यही इसे ही, ये जो निकाला है हमने फिस्कल डेफिसिट, इसे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मानिए, उसमें से नेट लेंडिंग को अगर घटा देंगे तो फ्रेंड्स आपका
नेट जो है फिजिकल डेफिसिट निकल आता है। प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी घाटा जो होता है वित्तीय घाटे में से जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट को घटा देते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को घटाना। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को आप घटा देते हैं तो फ्रेंड्स उसे जो है प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है नेट आरबीआई क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सम ऑफ द इंक्रीज इन द आरबीआई होल्डिंग। मतलब बोल रहे हैं कि आरबीआई ने भारत सरकार को कितना जो है क्रेडिट दिया, लोन दिया, उधारी दी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सभी चीज़ों में कितना इंक्रीज हुआ है उसी को जोड़ा जाता है। जैसे ट्रेजरी बिल में पहले भारत सरकार का जो ट्रेजरी बिल का जो लोन था, टोटल ट्रेजरी बिल कितना रखा हुआ था भारत सरकार ने लेकर के 5,000 करोड़ का, अभी हमने देखा कि वो 6,000 करोड़ हो गया है। तो कितना बढ़ गया, इंक्रीज कितना हुआ? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस साल दिया हुआ है, ये बता रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज़ में कितना था पहले भारत सरकार में इसमें मान लो कि 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया हुआ था, अभी कितना हो गया? घट करके अगर मान लो 15,000 करोड़ रुपए हो गए तो इसका मतलब 5,000 करोड़ रुपए कम हो गए। ठीक है, तो 5,000 करोड़ का कर्जा घट गया। रूपी कॉइन्स भी इसका पार्ट होते हैं। रूपी कॉइन इसलिए पार्ट होते हैं क्योंकि ध्यान दीजिए, रुपया आरबीआई छापता है, कॉइन की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। ठीक है, कॉइन छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर आपको याद हो, सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर की साइन होती है, 1 रुपये पर किसके होते हैं? डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर वगैरह होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट है रूपी कॉइन में भी कितनी बढ़ोतरी हुई, वो भी एक मुद्दा होगा। उसके अलावा जो भी लोन्स और एडवांसेस दिए गए हैं आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 अप्रैल 1997 से लेकर के अभी तक, ठीक है, माइनस एडजस्ट करिए उसमें से जो ड्रा डाउन बैलेंस होता है, कैश बैलेंस विद आरबीआई का, कितना आरबीआई के पास में सरकार ने पैसा रखा हुआ है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। नेट आरबीआई क्रेडिट यानी आरबीआई ने कितना लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दिया है वो पता करना है। तो जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए किसका? आरबीआई की होल्डिंग कितनी बढ़ी है, आरबीआई की होल्डिंग कितनी बढ़ी है इन चीज़ों में। आरबीआई की होल्डिंग जितनी बढ़ेगी उतना ही आरबीआई ने केंद्र सरकार को लोन दे रखा है। ट्रेजरी बिल में पहले 5,000 रुपये का ट्रेजरी बिल था, अभी होल्डिंग 6,000 करोड़ की हो गई, तो 1,000 करोड़ रुपए जो बढ़ा वो आरबीआई ने सरकार को लोन दे दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटेड सिक्योरिटीज में भी यही करिए, रुपए के कॉइन पहले कितने का कॉइन था, आज कितने का कॉइन है, और लोन और एडवांसेस कितना दिया गया है आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी यहाँ देखा जाएगा। लेकिन अगर आरबीआई के पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा जमा किया है उसको एडजस्ट करेंगे। सोचो कि ये 10,000 करोड़ का लोन दिया है, 10,000 करोड़ का लोन दिया है आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन उसमें पता चलता है कि 600 करोड़ रुपए का आरबीआई के पास में कैश भारत सरकार का है, तो भाई इफेक्टिवली 9,400 करोड़ रुपए का ही कर्जा दिया गया है। यही इतनी बात यहाँ पर की गई। बस फ्रेंड्स, यहीं पर लेक्चर अपना ख़त्म हो जाना है। एक बार फिर से फटाफट देखेंगे डेफिसिट कॉन्सेप्ट को। तो फ्रेंड्स, डेफिसिट कॉन्सेप्ट में रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू इनकम को घटा दीजिए, वही डेफिसिट होगा। करेक्ट है ना? या इनकम कह दीजिए, या रेवेन्यू रिसिट भी कहा जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर करता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू इनकम कितनी हो गई उसी को ही कहा जाता है। और ये डेफिसिट रेवेन्यू का तब होता है जब गवर्नमेंट पास इतना फंड ना हो कि जो है एक्सपेंडिचर को मैनेज वो कर सके। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लिए इन्होंने कहा कि भाई जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से ग्रांट इन ऐड को घटा दीजिए, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। ग्रांट इन ऐड किस लिए दिए जाते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए। कैपिटल एसेट का एग्जांपल में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। ग्रांट इन ऐड का मतलब दान देने जैसा होता है। फिर आई बात फिस्कल डेफिसिट की, तो फ्रेंड्स फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू होता है ये टोटल खर्चे माइनस टोटल रेवेन्यू। टोटल कितना खर्चा हुआ माइनस टोटल कितना रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू में हम फ्रेंड्स बारोइंग को नहीं लेते हैं। अगर आपको नेट फिस्कल डेफिसिट लेना है तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से नेट लेंडिंग को घटा दीजिए, तो आपको नेट फिस्कल डेफिसिट निकल करके आ जाता है। ठीक, इसमें फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब खर्चा ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम जनरेट हो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें। फिर हमने देखा प्राइमरी डेफिसिट की बात। तो प्राइमरी डेफिसिट में प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो जो फिस्कल डेफिसिट है
उसमें से जो इंटरेस्ट के लिए पेमेंट की गई है, यानी जो लोन लिया था उसमें से जो इंटरेस्ट भरा है, इंटरेस्ट की पेमेंट, कमाई नहीं, इंटरेस्ट की पेमेंट को घटा देते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दीजिएगा तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा। उसके बाद में फिर हमने देखा कि आरबीआई ने भारत सरकार को कितना क्रेडिट दे रखा है, लोन दे रखा है, उसको जानने के लिए हमें इन सब को जोड़ना होगा। और जोड़ेंगे क्या, जितना है वो नहीं, कितना बढ़ोतरी हुई, कितना इंक्रीज हुआ है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ट्रेजरी बिल में कितना बढ़ोतरी हुई है, डेटेड सिक्योरिटीज़ में, रूपी कॉइन में, लोन्स और एडवांस में कितना बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, उसी को ही जोड़ करके फिर जो है हम टोटल नेट क्रेडिट आरबीआई ने बैंक को, सरकार को कितना दिया वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ में ये लेक्चर और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। होप है कि आपको यूनियन बजट अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।